हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति, राज्य व्यवस्था और संविधान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में जैसे टीईटी, सुपर टेट, पीईटी, केवीएस, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा गया है। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का लेवल एकदम बेहतर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चंस जितने भी हैं इसमें, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, तो इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर को देखना है। वीडियो को लास्ट में चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ही, ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 500 या ऑप्शन डी है 750। तो जो आपके राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, आपको पहले से इसको पढ़ रखा होगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी इनका चयन किया जाता है, और शेष आपके 238 ये आते हैं अन्य विधानसभाई क्षेत्रों से या देश के विभिन्न भागों से। तो इस तरह से आपका 250 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसके ऑप्शन में 250 दिया नहीं, आपको एक नया ऑप्शन लिख लेना 250। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर यानी 250 आपका सही हो जाएगा। 250 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अच्छा, कभी कभी पूछता है आपसे क्वेश्चन कि हमारे उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा सदस्य जाते हैं राज्यसभा के लिए, तो 31 सदस्यों का चयन उत्तर प्रदेश से होता है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? होमवर्क में आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितनी सीटों का चुनाव लड़े जाते हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका 250 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा वर्ष 2016 में बढ़ाकर कर दी गई है। ऑप्शन ए है 16 लाख, ऑप्शन बी 18 लाख, ऑप्शन सी 28 लाख या ऑप्शन डी 20 लाख। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 2016 में जो राशि को बढ़ाया गया, यानी इसका मतलब सीधा ये है कि कोई भी प्रत्याशी जो कि किसी विधानसभा से लड़ रहा है, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने इलेक्शन के दौरान कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 28 लाख सही हो जाएगा। देखिए, 28 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले ये राशि 16 लाख रुपए थी, तो इसमें 16 प्लस 12 लाख का इजाफा किया गया है, तो इससे टोटल बन गया 28 लाख आप खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकारों को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसका विवरण आपका अनुच्छेद 165 में वर्णित है। इसकी स्थिति वही होती है जो केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल की होती है। तो राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल, ठीक है, बिल्कुल सेम, दोनों का पद और दोनों का कार्य एक जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की गई है, यानी किसमें स्थापित या समाप्ति करने का विवरण दिया गया है? तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 169 अनुच्छेद में या इसके इसी पार्ट में आपको ये बताया गया कि विधान परिषद को ख़त्म किया जा सकता है या फिर स्थापित किया जाता है। अब आपके पास एक और कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए एक क्वेश्चन है। आपको 2 स्टेट ऐसे बताने जहां पे विधान परिषद नहीं है और 2 स्टेट ऐसे बताने इंडिया के जहां पे विधान परिषद की स्थापना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय एडवोकेट होना चाहिए? क्वेश्चन ज़बरदस्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय का कार्यालय बिल्कुल निर्दलीय होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसी व्यवस्था की गई है। अब इसमें पूछ रहा कितने साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 25 वर्ष। तो
जो कि कोई भी व्यक्ति है कम से कम 10 वर्षों तक कानून का अभ्यास करने का प्रावधान है या फिर उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 10 वर्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रालय या उच्चतम न्यायालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार, देखिए ये जो है अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का या घटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसको भी 143 में इसका विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 1, 4, 3 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसको आपने सभी पहले भी पढ़ रखा हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी संसद। देखिए जो आपका मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अच्छा, इसका मतलब सीधा ये है कि जैसे कोई मंत्री है, लोकसभा में कोई विधेयक पास करता है, ठीक है, या उसको विधेयक का वर्णन करता है, मंत्री जी के द्वारा विधेयक का वर्णन होता है और लोकसभा उसे अस्वीकार कर दे किसी भी वजह से, तो लोकसभा बिल के लिए पूरी तरह मंत्रिमंडल को जिम्मेदार ठहराती है, ना कि अकेले मंत्री को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच में समय सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 महीना, तो आपका 6 माह सही हो जाएगा। 6 माह से अधिक 2 सत्रों के बीच का गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए अनुसूचित जनजाति का जो प्रावधान है वो आपका पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सभी राज्यों में इसके किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया। तो इसमें चूंकि तीनों ऑप्शंस के नाम आ रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए संविधान के अनुसार राज्यसभा उच्च सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि हर 6 साल में 2/3 सदस्यों का पद बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी संसद में किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप जो लगते हैं उन आरोपों वाले नोटिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा कि संसद में लोकसभा के केवल 2/3 जब मत होंगे तभी 14 दिन के भीतर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपका केवल लोकसभा के द्वारा ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? यानी आधारभूत तत्व इसमें पूछ रहा। तो ऑप्शन है मूल कर्तव्य या मूल अधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं इन्हीं को आधारभूत माना गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो संविधान के विकास के साथ विकसित हो गए हैं, ठीक है। इनको सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में लागू किया गया था और वहीं के संविधान से इंडिया में भी इसको कॉपी किया गया, ठीक है। इन तत्वों का कार्य यानी नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हम क्या करते हैं कि वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की कोशिश की जाती है। जैसे और ये हैं कितने? तो इनकी संख्या है 5। नीति निर्देशक तत्वों की संख्या है 5 और इनमें जैसे ये कहा गया प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, देश में कहीं भी भूखमरी वगैरह की समस्या ना आए, तो पूरा समाज है आपका उसके कल्याण के लिए इनको बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है। तो देखिए तो आपको कन्फर्म है जो आपका लोकसभा का विश्वास है वो बना रहेगा तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब
वह कुल मतदान का 5% प्राप्त करता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, या फिर 4 राज्यों में मतदान का 6% प्राप्त कर ले। तो आपका इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है, करब जब भी अलग अलग राज्यों में या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत इसके अगर हो जाते हैं तो लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। ठीक है। अच्छा, उस दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता भी प्राप्त हो। तो इसका आपका 6% वाला डाटा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 राज्यों में मतदान का 6% उसकी वोटें होनी चाहिए, तभी उसको राष्ट्रीय पार्टी माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पंचायत चुनाव जो है आपका राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्ता। तो झंडा गीत जो है इसको लिखा गया था 1924 के दशक में, 1924 में इसकी रचना की गई, और पहली बार ये गीत जो है जब सार्वजनिक हुआ तो जलियांवाला बाग की वर्सी थी उस दिन 13 अप्रैल 1924 को। जवाहरलाल नेहरू उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में जिसको गाया गया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्यामलाल गुप्ता पार्षद भी इनको कहते थे, झंडा गीत इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं का अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो मद्रास से शुरू किया, और मद्रास कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डेंगू, मलेरिया, कॉलरा, पोलियो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, कैसे पहचानेंगे? देखिए, जिन बीमारियों में वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, अधिकतर वो बीमारियां वायरसेस से फैलने वाली होती हैं, क्योंकि ऐसी हमारी बॉडी में कंडीशन ही ना आए कि हमें उस रोग से सामना करना पड़े। तो इसके लिए क्या कर दिया जाता है? इंसान को वैक्सीनेट कर दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन के बाद जो पोलियो में क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है ना, पोलियो की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। तो इसलिए ये आपका विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस है, और ये ऊपर के तीनों आपके जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घास प्रजाति का पौधा है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बांस सही हो जाएगा। बांस जो है पूरे संसार की सबसे बड़ी घास प्रजाति का पौधा है, और हमारे देश में बहुत जगहों पर ये पाया जाता है। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।